This is an indie podcaster production. चथुन्नी को 3,500 मिले, जिसकी तोंद जितनी ज्यादा निकलती होती है उसे उतना ज्यादा मिलता है। साथ ही मेकअप की बात तो है ही। 2-4 लोगों को तो 5-5 हजार भी मिले। चथुन्नी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने पेट को सहलाते हुए नाम्बिसान से कहा, चल यही काफी है। साल भर अगर खाना पीना ठीक से ना मिला तो अगले साल इतना भी नहीं मिलेगा। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। आदाब दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके। हमारे आज के ग्रीटिंग में छुपा है हमारी कहानी का नाम। जी आदाब। जी कहानी का नाम है आदाब। जानते हैं दोस्तों, इस कहानी की खास बात क्या है। यह एक ऐसे कलाकार की बात करती है जो ओणम के समय पुलिकली में 56 वर्षों तक एक बाघ का रूप लेते रहे और उनका नाम था चथुन्नी, जिसने 16 साल की उम्र से ही यह अभिनय शुरू किया। पुलिकली केरला का एक फोक डांस है और इसे टाइगर डांस भी कहा जाता है। यह एक ऐसी कला है जिसमें लोग अपने शरीर पर शेर बाघ की तरह धारियां बनवाते हैं और उन्हीं की तरह नाचते हैं। हम अमिताभ जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके जरिए हम चथुन्नी को जान पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। इस खूबसूरत कहानी के साथ साथ आप उसके पीछे की कहानी भी जानेंगे अमिताभ जी के जरिए, जो हमारे साथ जुड़ेंगे कहानी के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। आदाब। अमिताभ शंकर राय चौधरी। एक सुंदर से फ्रेम वाले आईने में चथुन्नी खुद को देख रहा था। ओणम के मेले में सालों पहले उसने इसे खरीदा था अपने लिए। उसके मन में एक हसरत थी कि बाघ का मेकअप पूरा हो जाने पर उसे देखने में कैसा लगता है। एक बार अच्छी तरह अपने आईने में देखे। पुलिकली की झांकी के लिए लोगों को जहां बाघ या शेर के रूप में रंग लगाकर सजाया जाता है, वहां एक आईना होता तो है, मगर वहां पूरा संगमा यानी सारे अभिनेता खड़े रहते हैं। उस साल उसे मेले के बाद पुरस्कार में पूरे 3,000 मिले थे। पुलिकली के बाद उस आईने को खरीदकर सड़क की रोशनी में खुद को देखते देखते वह मानो भाव विह्वल हो उठा था। पर आज चथुन्नी ने एक लंबी सांस छोड़ी। यह क्या हाल बना है शरीर का। इतने दुबले पतले पेट के लिए 5,000 तो दूर 2-2,500 मिल जाए वही किस्मत की बात होगी। चथुन्नी की बीवी इलांजी को दीन दुनिया का हाल हकीकत अच्छी तरह मालूम था, इसलिए उसने पहले से ही होशियार कर देना उचित समझा। 3 दिन से पुलिकली के स्वांग के लिए लगे हुए हो। ध्यान रहे, इनाम में जो भी मिले घर ही लेकर आना। रास्ते में यार दोस्तों पर खर्च मत कर देना। चथुन्नी निकलने की तैयारी कर रहा था। पूरे बदन पर टेम्पारा लगाकर वार्निश से पीला एनिमल पेंट लगाया गया है। अब तो चमड़ी सूख रही है। रंग को सूखने में 7-8 घंटे लग जाते हैं। पीले रंग के ऊपर काले रंग से बाघ की धारियां खिंचवाई गई है। जोश कचापिल्ली ने कल दिन भर बैठकर उसके पेट के ऊपर बाघ का एक मुंह भी बना डाला है। बस आज ओणम के चौथे दिन इन कलाकारों के मेकअप को आखिरी बार देख सुनकर पुलिकली के स्वांग के लिए भेज देना है। बीवी की हिदायत के जवाब में वह हूं हूं कर रहा था। इलांजी नाराज हो गई। क्या तब से हूं हूं कर रहे हो? कुटिया की छाजन का हाल देखा है? बारिश हो तो पूरब की ओर से घर के अंदर पानी चूने लगता है। कुछ रुपए मिले तो इस बार पूरे छप्पर को बदलना है। कई साल पहले तक अभिनेता मुंह के ऊपर भी पेंट लगाते थे। आजकल मुखौटे का इस्तेमाल करने लगे हैं। मुंह के ऊपर रंग लगाने से बात करने में भी दिक्कत होती थी। हाथ में बाघ के मुखौटे को उठाते हुए चथुन्नी ने बस इतना कहा, हाँ हाँ अब वही होगा। तू तो कोची की पटरानी की तरह हुक्म कर रही है। 3 दिन से रंग लगाकर मेहनत करूं मैं और जरा पीने पिलाने की भी छूट नहीं देगी। इलांजी भड़क गई।
तूने भी अपने को क्या सोच रखा है, कोची का महाराज? घर की छत से चूता है पानी, बालम मांगे अंगूर की रानी। वाह! चथुन्नी हंसते हुए घर से निकल पड़ा। कहते हैं 200 साल पहले कोची का महाराज राम वर्मा सक्थन थम्पूरन ने ओणम के उत्सव के लिए इस स्वांग की शुरुआत की थी। मलयालम में पुली का अर्थ है तेंदुआ और कली यानी नाटक। तो पुली कली का मतलब है बाघ, सिंह या तेंदुए आदि के भेष में नाटक। उन्हीं दिनों अंग्रेजी फौज के साथ कई तमिल मुस्लिम सैनिक त्रिशूर आ गए थे। वे अपने मुहर्रम के जुलूस निकालते थे, तो राजा के कहने पर उसी तर्ज पर उन्होंने पुली कली की शुरुआत की थी। सुबह से ही इक्के दुक्के लोगों की भीड़ त्रिशूर के स्वराज मोड़, पैलेस रोड और करुणाकरण नाम्बियार रोड के इर्द गिर्द इकट्ठी होने लगी, क्योंकि इन्हीं जगहों से पुली कली की झांकी सबसे अच्छी तरह देखी जा सकती है। ओणम के अवसर पर दुकानें भी सजी हुई हैं। जगह जगह फुटपाथ के ऊपर ठेलों पर लंबी लंबी मिर्च की पकौड़ी, केले के भाजे या गन्ने का सुनहरा रस बिक रहा है। पुराण के कथनानुसार यहाँ के राजा महाबली ने एक बार स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत होकर विष्णु की शरण में पहुंचे। हमें हमारा स्वर्ग वापस दिला दो प्रभु। दानशील के रूप में महाबली की महती ख्याति थी, सो विष्णु एक छोटे वामन का रूप धरकर केरल के राजा महाबली के पास भिक्षा लेने पहुंचे। 3 कदम भर चलने के लिए जितनी भूमि की जरूरत होती है, बस उतनी सी जमीन मुझे दान में दे दो। महाबली ने हंसकर कहा, तथास्तु। बस और क्या था, विष्णु ने अपना आकार इतना विशाल बना लिया कि उनका मस्तक आकाश को छूने लगा। अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाकर उन्होंने समूचे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया और बाएं पैर से पूरे मर्त्य पर। फिर वह पूछने लगे, राजा, अब मैं तीसरा कदम कहां रखूं? महाबली ने हंसते हुए अपना सिर नवाया। प्रभु, मेरे मस्तक पर। विष्णु ने भी मुस्कुराते हुए अपने चरण से उसके सर पर धक्का मारा। तो जा, तू पाताल में ही जाकर रहे। राजा तो चला गया पाताल लोक में और तब से हर साल एक बार अपनी प्रजा से मिलने चिंगम यानी अगस्त सितंबर के महीने में वापस आते हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए केरल वासी अथम से 10 दिन तक ओणम का उत्सव मनाते हैं। अपने अपने घरों के सामने रंगोली सजाते हैं। ओणम साद्या या थिरु ओणम के अवसर पर केले के पत्तों पर 12-13 किस्म के भोजन परोसे जाते हैं। भड़क्कूनाथन शिव मंदिर के मुख्य द्वार से ही पुली कली का जुलूस निकलता है। उसके सामने जो नादू विलाल का गणेश मंदिर है, उसी के अहाते में सारे कलाकार बाघ, शेर या भालू के स्वांग बनाकर हाजिर हो गए। पहले जमाने में केवल रंग का ही इस्तेमाल होता था, पर आजकल तो मुखौटे, लंबे लंबे नकली दांत और झबड़े बालों से भी मेकअप होने लगे हैं। पहले ये बातें न थी। कचा पिल्ली जैसे और कई पेंटर अपने अपने कलाकारों के मेकअप को फाइनल टच दे रहे थे। दोपहर तक संगमा यानी कलाकारों का झुंड नादू विलाल मंदिर से भड़क्कूनाथन मंदिर की ओर चल पड़े। नाद, नाल, मृदंगम और नाद स्वरम बजने लगे। पंचानन को प्रणाम कर संगमा सड़क पर निकल पड़ा। स्वराज मोड़ से लेकर नाम्बिया रोड और आगे के कई किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद जब पुली कली की झांकी खत्म हो गई तो दोपहर ढलने लगी थी। लोग इधर उधर तितर बितर होने लगे थे। चथुन्नी के मोहल्ले के पास रहने वाला एक दूसरे कलाकार नाम्बिसान ने आकर उसका हाथ थाम लिया। सीधे घर जाएगा या मनूर की दुकान होकर चलेगा? मनूर की दुकान में ताड़ी बिकती है। चथुन्नी ने मुस्कुरा कर कहा, पहले इनाम तो हाथ आने दे, देखे कितना मिलता है। घर से चलते समय इलान जी ने बार बार होशियार कर दिया था कि सीधे घर वापस जाए, इधर उधर फालतू खर्च ना करे। इस बार छाजन की मरम्मत नहीं की गई तो चिंगम की बारिश खत्म होते होते छत भी ढह जाएगी। सारे कलाकार बाघ, तेंदुए और शेर बने इधर उधर खड़े थे। कोई चाय पी रहा था तो कोई बीड़ी सुलगा रहा था। अपने अपने गांव मोहल्ले से पुली कली की झांकी तैयार करवाने वाले मुखिया लोग इनको इनके इनाम बांटने लगे। चथुन्नी को 3,500 मिले। जिसकी तोंद जितनी ज्यादा निकलती होती है उसे उतना ज्यादा मिलता है। साथ ही मेकअप की बात तो है ही।
2-4 लोगों को तो 5-5 हजार भी मिले। चथुन्नी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने पेट को सहलाते हुए नाम्बिसान से कहा, चल यही काफी है। साल भर अगर खाना पीना ठीक से ना मिला तो अगले साल इतना भी नहीं मिलेगा। चथुन्नी त्रिशूर के ख्वाब महल बिल्डर के यहां राजगीर का काम करता है। दूसरों के लिए बड़े बड़े फ्लैट और इमारत खड़ी करने में उसे पता ही न चला कि कब उसकी छत भी रीसने लगी है। पुलिकली के लिए बदन पर रंग चढ़ाना जितना मुश्किल काम है, फिर उस रंग को छुड़ाना भी कम पापड़ बेलना नहीं है। सारे कलाकार सड़क किनारे एक नल के पास बैठकर मिट्टी के तेल से एक दूसरे के बदन से रंग छुड़वा रहे थे। यहीं से आगे जाकर यह सड़क दाएं बाएं 2 भागों में बंटकर नाम्बिसान और चथुन्नी के घर तक पहुंचेगी। नाम्बिसान ने फिर से पूछा, क्यों, क्या ख्याल है? मनूर की दुकान होकर घर चलेगा? अचानक चथुन्नी को एक दूसरी ही बात याद आ गई। उन दोनों के घरों के लिए सड़क जहां 2 में बट जाती है, उसके पहले ही तो तिरंगलूर मस्जिद की बगल में जो गली गई है, उसी में रहता है उसका उस्ताद अल्लम बसीर। उसे ध्यान आया, कितने दिन हो गए उस्ताद से मिले हुए। पहले पहल बसीर ही उसे पुलिकली के स्वांग के लिए ले आया था। उसी ने सिखाया था बाघ की चाल कैसी होती है, जनता के मनोरंजन के लिए कैसे बीच बीच में दहाड़ लगाकर छलांग लगानी चाहिए। उम्र के कारण 2-3 साल से बसीर पुलिकली में हिस्सा नहीं ले पा रहा है, वरना राजा राम वर्मा के जमाने में तो त्रिशूर में अंग्रेजों के साथ आए मुसलमानों ने ही इसकी शुरुआत की थी। तब से आज तक कितने लोगों का यही पुश्तैनी काम है। ओणम के अवसर पर लोग इन्हीं के दरवाजे आते हैं, चलो हमारे कलाकारों को सजा दो, सिखा दो। कुआर के महीने में जैसे सफेद बादलों की टोली आकाश में तैरती रहती है, उसी तरह चथुन्नी के मन में यादों के बादल घिरने लगे। कैसे बसीर उसे सीना तानकर मस्त अदाकारी के साथ चलना सिखाता था। उसने नाम्बिसान से कहा, तू चल अपने घर, मैं आज अल्लम उस्ताद से मिलकर घर पहुंचूंगा। तो अपने बदन पर से रंग तो छुड़वा ले। अरे नहीं, रहने दे, आज इसी तरह बाघ बनकर ही उस्ताद का आदाब कहूंगा। तिरंगलूर मस्जिद की बगल वाली गली में घुसते ही मोहल्ले के लड़के बच्चे हो हल्ला करने लगे, देखो देखो हमारी गली में शेर घुस आया है। साथ ही गली के कुत्ते भी लगे भौंकने, मगर वह जंगल के घास के मैदानों को पार करने वाले बाघ की मस्त चाल से आगे बढ़ता जा रहा था। अल्लम के दरवाजे पर दस्तक देते ही भीतर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अंदर पहुंचते ही उसने देखा आंगन के किनारे एक छोटी खटिया पर अल्लम मियां बैठे हुए हैं। शाम के धुंधलके में सब कुछ कोहरा कोहरा सा लग रहा था। बसीर ने सिर उठाकर पूछा, कौन हो मियां? नजदीक तो आओ। मैं हूं। चथुन्नी उसके पास पहुंचा। चथुन्नी? या अल्लाह, अरे तुझे जी भर के देख लेने दे। बसीर अपने सर को इधर से उधर घुमाने लगा और उंगलियों से छू छू कर चथुन्नी के बदन को टटोलने लगा। पहले तो चथुन्नी कुछ सकुचाने लगा, फिर मुस्कुराकर पूछा, अरे क्या हुआ उस्ताद, ऐसे क्या देख रहे हो? अरे मेरी नजर तो मुझे दगा दे गई, इसलिए तो उंगलियों से छू छू कर तेरा एहसास अपने सीने में भर ले रहा हूं। आज तो मैं अपनी इन उंगलियों से ही देख ले रहा हूं तू कैसा बाघ बना है। कब से तमन्ना थी कि अपनी आंखों से जी भरकर देख लूं मेरा शेर बाघ बनकर कैसा लगता है। फिर वह चिल्लाकर अपनी बीवी को बुलाने लगा, अजी सलीमा, देख तो ले कौन आया है, मेरा यार, मेरा शागिर्द चथुन्नी। सलीमा बाहर निकल आई। हाँ कहो, कैसे हो? आज पुलिकाली में गए थे? और क्या, ऐसे ही बाघ बनकर तेरे दरवाजे पर खड़ा है। बसीर हंसने लगा। जा जा जरा कॉफी बना दे, इतने दिनों बाद आज यार आया है। चथुन्नी ने धीरे से पूछा, भाभी, उस्ताद की आंखों की रोशनी कुछ कम हो गई है क्या? अब क्या बताएं, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाने हैं, मगर उसके लिए भी तो रुपए चाहिए। पुलिकली का बाघ आज अंधा होकर बैठा है। अरे ये क्या बक रही हो, जा पहले कॉफी बना ला। बशीर ठहाका लगाने लगा, लेकिन सलीमा की यह बात चथुन्नी के दिल में चुभ गई। वह सोचने लगा, क्या मैं
अपने उस्ताद के लिए कुछ नहीं कर सकता? क्यों नहीं, मेरी अंटी में भी तो 3,500 बंदे हैं। मगर फिर इलांजी, ओह वो तो बरस पड़ेगी, फिर छत का क्या होगा? ओह। कॉफी पीते पीते भी उसके मन में यही उधेड़बुन चल रही थी। क्या करूं? उस्ताद को रुपए दे देता हूं तो घर में तो तूफान खड़ा हो जाएगा। जवाब क्या दूंगा? कॉफी पीकर वह उठ खड़ा हुआ। अच्छा उस्ताद, चलता हूं। बहुत अच्छा लगा बेटा, फिर कभी जरूर आना। अब तो मेरी दुनिया इन दरवाजों के पीछे सिमट कर रह गई है। चतुन्नी को पता भी न चला कि वह क्या कर रहा है। चलते चलते अचानक उसने अपनी अंटी से रुपए निकालकर सलीमा के हाथों में थमा दिए। इन्हीं रुपयों से उस्ताद की आंखों का इलाज करवा लेना। अगले साल मैं फिर आऊंगा तो उस्ताद अपनी आंखों से देखे कि मैं कैसा बाघ बनता हूं। बसीर अपने दोनों हाथों को झटकने लगा। नहीं नहीं चतुन्नी, यह क्या कर रहा है? अपने रुपए वापस लेता जा। बाघ अपना शिकार खुद करता है। मैं तेरे इनाम के रुपयों से अपना ऑपरेशन करवाऊं? उस्ताद, ना क्यों कर रहे हो? यह तो तुम्हारे लिए मेरी गुरु दक्षिणा है। लो, रख लो। अगले साल अपने इस बाग को अपनी आंखों से अच्छी तरह देख लेना। चलता हूं, आदाब। मगर तुम्हारी बीवी तो इनाम के इन रुपयों के लिए आस जोए बैठी होगी। सलीमा खुद एक औरत है, वह जानती है चतुन्नी की गृहस्थी में कौन सा बवंडर उठ खड़ा होगा। अरे मैं अल्लम वसीर का बाघ हूं, इतनी सी बात को संभाल न सकूंगा, उसे मना लूंगा, घबराना मत। वह मन ही मन सोचने लगा, इलांजी को बताएगा कि बाघ के सिर पर भी तो खुले आसमान की छत होती है। उनके सिर पर तो फूटी सही कम से कम एक छत तो है। ताड़ के पत्तों से छाजन के छेद को ढक कर ही इस बार बेड़ा पार कर लेंगे। त्रिशूर के रास्ते पर चांद की जुन्हाई टपक रही थी। चतुन्नी अपने घर की ओर ऐसे ही चल रहा था जैसे जंगल के बीच छलांग लगाते हुए कोई बाघ मस्त चाल से निकल जाता है। चांद की दूधिया चांदनी में उसके पीले बदन की काली काली धारियां एक अद्भुत आह्लाद और उल्लास से थिरक रही थी। तो अभी जो आपने कहानी सुनी वो थी आदाब। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कहानी को लिखा है अमिताभ शंकर राय चौधरी जी ने। मजे की बात यह है कि हम सिर्फ कहानी पर ही नहीं रुकेंगे, आज हम जानेंगे कहानी के पीछे की कहानी, क्योंकि हमारे साथ अमिताभ जी आज जुड़े हैं। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कहानी जानी अनजानी पर। नमस्कार, आप सबको हार्दिक अभिनंदन। तो अमिताभ जी, हम सीधे सीधे कहानी पर आते हैं। इतनी मजेदार कहानी आपने लिखी है चतुन्नी के बारे में, केरला के एक त्योहार के बारे में, एक आर्ट फॉर्म के बारे में। इतनी सारी बातें हैं इस एक कहानी में, और उसके बाद भी जो विचार है, जो ख्याल है और जो इमोशंस है वो बहुत ही मानवीय है। तो सबसे सीधा, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ये कहानी आपने क्यों और कब लिखी? डेट वगैरह बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हो गया होगा कम से कम 7-8 साल पहले, 8 साल 10 हम्म। साल। असल में ओणम के समय जो ये नाटक करते हैं, शेर भालू बाघ बनकर, तो रास्ते पे इनका जुलूस चलता है। ये मैंने अखबार में पढ़ा था, ये ऐसी चीजें होती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि अब अगर हम लोग अपने क्षेत्र से मेरा मतलब है बनारस की, काशी की मैं बात कर रहा हूँ। तो रामलीला के दौरान जैसे झांकी होती है, हाँ, लाग लाग कहते हैं, तो तरह तरह के रामायण की घटनाओं को, जैसे भरत चित्रकूट को सजाया गया, फिर अहिल्या उद्धार उद्धार है, इस टाइप की बातें इसे रखकर और जुलूस के शक्ल में लोग निकलते हैं। वही चीज मैंने देखी, तो हम उसी पर सोचते रहे कि इस पे एक कहानी बनाई जाए, क्योंकि अब देखिए कई कहानी मेरी ऐसी है जो कि केवल बनारस या उसके आसपास की कहानी नहीं है, हर तरह जगह की कहानी, यहाँ तक कि विदेश की पृष्ठभूमि में भी कहानी, जैसे काबुल अफगानिस्तान की कहानी, ये सब भी है। तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंजिंग जॉब है इसको लिखे। तो सबसे पहले चरित्र के बारे में सोचना, नाम का पता करना, कुछ वहाँ के भोजन के बारे में पता करना, तो मुझे लगा कि इसका वर्णन भी आ जाए
ये चीज कैसे वहां पे इसकी शुरुआत कैसे कैसे आरंभ हुआ, ये भी बात लोगों को पता चले। और कहानी में कल्पना तो जरूरी है, ये जब तक वो तो मैंने स्केलेटन है, वही तो रीढ़ है कहानी की। कहानी आप कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ ले जाते हैं। तो मुझे सबसे खास बात तो ये लग रही है कि इतनी जीवंत कहानी जो आपने लिखी है, ये कहानी लिखने से पहले आपने कभी पुलिकली के इस रिचुअल को, इस समारोह को, इस खेल को कभी देखा नहीं है खुद अपने आंखों से देखा जाकर? देखा नहीं। अरे वाह! ये किसी भी लेखक के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप किसी टॉपिक पर अगर लिखना चाहते हैं तो भाई अगर उस पर रिसर्च करें तो आप लिख सकते हैं। ऐसी जरूरी नहीं कि आपको मुगलों के बारे में लिखना है तो आपको पूरी तरह मुगलों के समय जाना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये रामायण के बारे में रविन्द्रनाथ की बहुत अच्छी उक्ति है कि अयोध्या का राम जितना न सत्य है, उससे ज्यादा सत्य है वाल्मीकि हम्म। कल्पना का राम। उन्होंने कल्पना, राम की कल्पना उन्होंने की, रामायण की रचना की, राम का आविर्भाव हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बहुत खूब। बनाते हैं। हाँ, अब गांव देहातों में आज भी, अब जैसे लिट्टी चोखा खाते हैं बिहार में, आलू से तो बनता है, लेकिन सवाल है उसी आलू को जब भून कर खाया जाता है और किस किस अवस्था में आदमी खाता है। ये जब आप घिसू और माधव की बात आप पढ़ते हैं हम्म। कफन में, प्रिंसेस कफन, तब आपको पता चलता है कि इसका एक मैंने दूसरी तस्वीर उभर कर आती है कि ये बात भी है। तो वापस अगर मैं कहानी पर आऊं अमिताभ जी, तो एक तरह से देखा जाए, अगर हम पुलिकली की बात को नहीं देखें, अगर हम केरला में इस कहानी को नहीं देखें, तो एक तरह से ये जो पूरी कहानी है वो एक गुरु और शिष्य की कहानी है। तो ये गुरु शिष्य की कहानी, क्या इसकी प्रेरणा आपको कहीं से मिली? क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कहानी इस दिशा की ओर मुड़ जाएगी। तो बिल्कुल सही, लेकिन इस तरह के एक तीन आयाम है। नंबर एक तो हम्म। पुलिकली, आप केरल के जीवन से वहाँ रूबरू हो जाइए, वहाँ की जिंदगी कैसी है। हम्म। दूसरी चीज जो है गुरु शिष्य की बात, उस्ताद और शागिर्द की बात। और हम्म। तीसरी बात ये भी है कि देखिए, चतुन्नी एक रियल कैरेक्टर भी है। मैंने इसीलिए चतुन्नी को समर्पित किया है, क्योंकि वो उन्हीं का नाम लेकर जो रिपोर्ट, वो आर्टिकल थी। हाँ, तो इसलिए मैंने उस नाम को वहीं रहने दिया। उसमें एक संप्रदाय के आदमी किस तरह से दूसरे संप्रदाय के प्रति अपना भाव अभिव्यक्त करता है, तीनों बातें हैं। हम्म। और इसको अलग आप नहीं कर सकते हैं। अलग करके आप विचार करने से कोई फायदा नहीं, कि तीनों चीजें आपस में मिली हुई है। क्योंकि उस्ताद की बात तो पहले नहीं आती है, पहले किस स्थिति में वो घर से निकलता है, कैसे उसकी हम्म। पत्नी कहती है कि भाई तुमको जो मिलेगा उसमें लेकर घर वापस आना, ये नहीं कि रास्ते में तुमने थूक दिया अपने यार दोस्तों पर। हम्म। क्योंकि अभी बरसात आने वाली है, हमारे छज्जे को छाना भी है। हम्म। वो जानता है कि कैसी कैसी मुसीबत है। वहां पे देखिए दो मोड़ है, दो रास्ते गए हैं। इसका हम्म। भी अर्थ है कि वो किस रास्ते में जा रहा है। तो वो रास्ते में मुड़ जाता है और उसका रास्ता सीधे पहुंचता है अपने उस्ताद के घर। हम्म। तब जाके उसके मन में, जब वहां पे वो उसके सामने खड़ा है, उस्ताद की भी चीजें देखिए कि किस तरह से वो चाहता है कि मैंने कैसे तैयार किया अपने शागिर्द को, उसको मैं देखूं। हम्म। तो वो, लेकिन वो पूरी तरह देख नहीं पा। और तब चतुन्नी के मन में ये होता है कि हम तो कैसे चुकाएं, हम्म। कैसे गुरु दक्षिणा दें। जैसे कि आपने कहा कि अपने परिवार को पहले न रखकर अपने गुरु को पहले रखा, और उनके। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे भी देखिए पत्नी भी, सास की पत्नी भी समझ रही है कि इसके घर में कौन सा बम भाव हो, तो वो समझ रही है। तो सभी जानते हैं, लेकिन यही है कि जिसे कहा जाए कि सरमन फ्रॉम द माउंटेन, कोई ज्ञान वितरण में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, मर्मार्थ एक ये है, अगर जो दिल को छू लेने वाली बात है, वो ये कि ये सब होते हुए भी उसने अपने साथ के लिए जो कुछ उसे करना चाहिए था उसने किया। तो ये इंसान का फर्ज है, इंसानी धर्म जो है उसने उसको निभाया, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत खूब। और जैसे आपने उनकी उस्ताद की वाइफ वाली बात कही, तो मुझे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें अलग अलग जगह नजर आई कि कैसे आपने कहानी को बुनते समय बात को डाला है। एक जो बात और आती है कि जब चतुन्नी को पैसे मिलते हैं, जी तो जी। कैसे पैसे की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि किसका पेट सबसे बड़ा है। ये बात है, ये फैक्ट है। शेर को, मैंने अब तो शेर को तो शेर लगना चाहिए। शेर अगर यार लगेगा तब तो उसे उसे कैसे उसको पैसे मिलेंगे, ये तो सही बात है।
बिल्कुल। और नहीं, मुझे इस पढ़ते समय इस बात पे ये भी खास लगी कि कैसे हमें चतुन्नी के बारे में और पता चलता है कि भाई कैसे उसका खान पान है, कैसे उसके जीवन काल है, क्या कितनी कमी है उनके जिंदगी में। और पेशे से क्या है, क्या करता है। आप अगर ध्यान दीजिएगा, चतुर्नी है राजवीर, हम्म। और जिस बिल्डर के यहाँ वो काम कर रहा है वो ख्वाबगाह है। जी जी बिल्कुल। और मुझे ये बात आपकी कहानी की और आपके लेखन की बहुत खास लगी कि एक तो कि भाई लोग पढ़ते पढ़ते कहानी और जान पाएंगे कि भाई कहानी में क्या हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नया होते रहता है। और किरदार, समय, परिस्थिति, सबके बारे में कुछ ना कुछ आप बातें बताते रहते हैं। तो जो लोग ध्यान दें उनके लिए, वो कहते हैं ना कि फिल्मों में ईस्टर एग्स या फिर कुछ छुपी छुपी हुई बातें भी होती है, तो वैसे भी बहुत सारी मुझे छुपी हुई बातें नजर आई कि भाई हाँ जो एक लेखक के लिए तो रोमांच वाली बात है ही कि भाई मैंने जब लिखा है तो भाई ये इस ख्याल भी डाले हैं, लेकिन वो पढ़ने वालों के लिए भी एक अच्छा सफर बन जाता है। हाँ 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 बिल्कुल। अब देखिए, आप किसी बगीचे में जाते हैं, आम के बगीचे में जाते हैं, फल तो लदे हुए हैं, वृक्ष ने अपना काम तो पूरा कर दिया। अब सवाल है कि आप उसको कैसे लेते हैं, कैसे चखते हैं, आप स्वाद के बारे में आपकी धारणा क्या है। तो आपको तो उठाकर उसको चखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन वाला बनारसी लंगड़ा है, कहाँ पे लखनऊ के दशहरी है या उनका चौथा है। पर ये तो कहानी की बातें हो गई। आपकी लेखन की बात करें तो अमिताभ जी कब से लिख रहे हैं आप, और क्या हमेशा से ही आपने कोशिश की है कि आपकी कहानियों में इस तरह से आम के अलग अलग रस हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है, लिखते चलते चलते ही आदमी दौड़ेगा। पहले पहले तो जैसे होता है, पहले एक आध कहानी हिंदी में, एक आध कहानी बांग्ला में आई, फिर लगा कि तो क्या होगा लिखकर, कौन पढ़ता है जैसी बात है। तो समझिए कि पहली मेरी कहानी जो छपी थी शायद 83-84 के आसपास कोई छपी थी। हिंदी में जो पहली कहानी छपी थी वो है खिलौना। कहानी मैंने जीवन से ही ली जाती है, और जीवन को उसे फिर वापस लौटाना पड़ता है कहानी को। उसमें इतना जरूर करना है कि हम पहाड़ से पत्थर उठाकर पहाड़ में पत्थर को फेंक नहीं, उससे मूर्ति बनाकर ही वहां पे रख सकते हैं। आदमी ही कहानी लिखता है, और आदमियों के लिए ही लिखता है, इंसानों के लिए। जिंदगी से कहानी बनती है और जिंदगी के लिए ही कहानी। तो यही जरूरी, यही हर लेखक ये सोचता है कि कम से कम हमारी कहानी है हर एक के दिल के दरवाजे पर कुछ दस्तक दे। तो वही कहना चाहूंगा, वो जो है ना, दो पंक्तियां हैं भूषण कुमार की, सिर्फ शायर देखता है खाकों की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नजर नहीं। बहुत खूब, वाह। अमिताभ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपकी कहानी लिखने के तरीके, आपके आपके सोच के बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सुनने वालों को भी लिखने की प्रेरणा मिली होगी। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। यह पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।